Hello students, how are you? In today's lecture, we will discuss about the structure of teeth. Structure of teeth is not a part of the NCERT syllabus, but the proper understanding of digestive system और teeth के proper understanding के लिए इसे समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि हमारे जो टीथ होते हैं वो किस तरह के होते हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि टीथ ह्यूमन में जो होते हैं वो डाइफियोडोंट मतलब कि लाइफ में 2 बार ग्रो होते हैं। उसके बाद हेट्रोडोंट मतलब कि डिफरेंट टाइप के टीथ हमारी बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार एंड सो ऑन। उसी तरह से हमारे जो टीथ होते हैं वो थीकोडेंट टाइप के होते हैं, मतलब हमारे टीथ स्किन में एम्बेडेड नहीं है। हमारे जो टीथ हैं वो एक बोनी सॉकेट के अंदर प्रेजेंट हैं। कहां प्रेजेंट हैं? बोनी सॉकेट के अंदर प्रेजेंट हैं। इसके अलावा हमने डेंटल फॉर्मूले के बारे में भी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे टीथ के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट दैट स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। तो आज हम दांतों का जो स्ट्रक्चर किस तरह का होता है उसे लेके हम स्टडी करते हैं। तो कुछ टर्मिनोलॉजी को हम डिस्कस कर लें। तो वी डिस्कस अबाउट द कपल ऑफ टर्मिनोलॉजी बिफोर डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। नंबर 1, डेंटेशन। What is mean of the dentation? तो डेंटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन द बकल कैविटी। बकल कैविटी के अंदर टीथ का अरेंजमेंट होना, इसे हम डेंटेशन के नाम से जानते हैं। ठीक, अब टीथ का जो ग्रोथ होता है, टीथ का जो ओरिजिन होता है, हमारी बॉडी में एक टाइप की सेल्स होती है जिन्हें हम बोलते हैं ओडेंटोब्लास्ट सेल। उनसे टीथ का ओरिजिनेशन होता है। तो यू मस्ट रिमेंबर टीथ originated by odontoblaст cells। तो हमारे जो टीथ का जो ओरिजिन होता है वो ओडेंटोब्लास्ट सेल से होता है। ठीक, और स्ट्रक्चर देखते हैं टीथ का कैसा है। तो टीथ के स्ट्रक्चर को लेके बात करें, देखिए टीथ का स्ट्रक्चर कुछ आपको इस तरह का दिखाई देगा। ये इस तरह का टीथ का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। हमारे टीथ में सबसे बाहर की साइड में जो हार्डेस्ट पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन होता है ये हमारी बॉडी का सबसे मजबूत पोर्शन होता है और इसे हम इनेमल के नाम से जानते हैं, नोन एज द इनेमल। इसे हम इनेमल के नाम से जानते हैं। अब इसके अंदर की साइड में देखिए, इसके सेंटर में आपको एक पल्प कैविटी दिखाई देगी। कुछ इस तरह की होती है पल्प कैविटी।
और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन बोन्स के अंदर फिट है, नीचे वाला पोर्शन बोनी सॉकेट है इस तरह का। उसमें टीथ हमारा जो होता है वो कुछ इस तरह से फंसा हुआ रहता है, और यहां पर आपको एक सब्सटेंस दिखाई देगा, इस सब्सटेंस को हम बोलते हैं डेंटाइन। इस सब्सटेंस को हम बोलेंगे डेंटाइन, और अंदर ये जो दिख रहा है दीजा पल्प कैविटी, इसे हम क्या बोलेंगे, पल्प कैविटी के नाम से जानेंगे स्टूडेंट्स। अब यहां पर देखिए साइड से आप देखेंगे कि गम है जो टिथ को अटैच किए हुए हैं, ये साइड में आपको क्या दिख रहा है, गम। और ये जो पोर्शन है ये हमारा देखिए नीचे, ये बोनी सॉकेट है। बोनी सॉकेट के अंदर हमारा टिथ जो है वो फिक्स है। तो देखिए टिथ को बेसिकली हम 3 स्ट्रक्चर में डिवाइड कर सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली। सबसे ऊपर का पोर्शन जो गम के ऊपर आपको पोर्शन दिखाई देता है, दिस पोर्शन ऑफ टिथ इज नोन एज क्राउन। इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, क्राउन के नाम से जानते हैं। हमारे दांत का वो पोर्शन जो गम से ट्रैप रहता है, गम से कवर्ड रहता है, उसे हम बोलते हैं नेक। दिस पोर्शन इज नोन एज नेक। और टिथ का वो पोर्शन जो कि हमारी बोन के अंदर प्रेजेंट है, हमारी जॉ बोन के अंदर जो पोर्शन फंसा हुआ है, उसे हम बोलते हैं रूट। तो दिस पोर्शन इज नोन एज रूट। तो आपने क्या देखा कि मॉर्फोलॉजिकली हमने टिथ को 3 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से 3 पार्ट में डिवाइड किया, क्राउन, नेक और रूट। इस तरह से 3 पार्ट में हमने टिथ को डिवाइड कर दिया। अब एनाटॉमिकली देखते हैं। मॉर्फोलॉजिकली हमने देख लिया, मॉर्फोलॉजी मतलब कैसा दिखाई देता है, आउटर व्यू कैसा है, वो मॉर्फोलॉजी। जैसे प्लांट मॉर्फोलॉजी मतलब प्लांट के आउटर स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देते हैं, रूट कैसा, स्टेम कैसा, उसके जो है लीफ किस तरह के, उसके फ्लावर किस तरह के, ये उसका मॉर्फोलॉजी हो गया। एनिमल मॉर्फोलॉजी, एनिमल का फिजिकल लुक किस तरह का दिखता है, आउटर कौन कौन से स्ट्रक्चर एनिमल की बॉडी में दिखते हैं, वो उसके मॉर्फोलॉजी। तो टिथ की मॉर्फोलॉजी की बात करें तो हम क्या देखते हैं, टिथ में 3 स्ट्रक्चर दिखते हैं, क्राउन, नेक और रूट मॉर्फोलॉजिकली। ठीक है, तो ये हमारे टिथ के 3 स्ट्रक्चर्स हो गए, 3 पार्ट्स हो गए टिथ के। क्राउन क्या है, इट इज द विजिबल पार्ट ऑफ द टिथ। नेक्स्ट नेक, नेक द रिमेन्स एम्बेडेड इन द गम, जो गम्स में रहता है, मसूड़े के अंदर फंसा हुआ रहता है, वो हमारा हो गया नेक। और जो बोनी सॉकेट में रहता है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे रूट के नाम से जानेंगे। ये हो गया मॉर्फोलॉजी। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एनाटॉमी। एनाटॉमिकली देखिए कि डाउन हमारे जो टिथ है उसका जो आउटर पोर्शन है उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग है। हार्ड कवरिंग किसका है, इनेमल का है। तो इनेमल बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। इसका स्ट्रक्चर बोन के स्ट्रक्चर से काफी कुछ मिलता है, पर डिफरेंट है उससे। ठीक है, तो यदि कोई क्वेश्चन पूछता है कि आपकी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पोर्शन कौन सा है, देन आवर आंसर विल बी इनेमल। तो आपको टिथ के ऊपर सबसे बाहर की साइड में क्या दिखाई देगा, इनेमल दिखाई देगा। इनेमल के अंदर की साइड में आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द डेंटाइन।
डेंटाइन जो होता है वो हल्के पीले कलर का होता है। दीज आर द स्लाइटली येलोइश कलर स्ट्रक्चर्स। कई बार आपने देखा होगा कि ओल्ड लोगों के जो है कई बार गम जो होते हैं वो काफी नीचे आ जाते हैं, तो टिथ के नीचे की साइड में आपको येलोइश येलोइश स्ट्रक्चर दिखते हैं रूट साइड में, तो वो एक्चुअली क्या है, वो हमारा डेंटाइन है। तो डेंटाइन जो होता है स्लाइटली कमजोर है एज कम्पेयर टू इनेमल। तो टिथ का जो मेन पार्ट होता है वो कौन बनाता है, डेंटाइन बनाता है। अब उसके बाद देखेंगे इसके बीच में क्या है, पल्प कैविटी है। अब पल्प कैविटी में क्या होता है, पल्प कैविटी में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो आर्टरी है वो ब्लड लेके आती है। यहाँ पे आप देखिए एक आर्टरी हो ब्लड लेके आ रही है, दिख रहा है आपको। एक आर्टरी ब्लड लेके आ रही है यहाँ पर टिथ के अंदर जो है पल्प कैविटी में आर्टरी जो है ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। और एक यहाँ पे वेन्यूल्स जो होती है वो ब्लड लेके जा रही है। इसमें नर्व्स भी है। इसमें नर्व की ब्रांचिंग भी है। पल्प कैविटी में नर्व फाइबर भी इसके अंदर है। तो ये हमारा पल्प कैविटी हो गया। तो पल्प कैविटी में आपको क्या क्या दिखाई देगा, तो पल्प कैविटी में आपको दिखाई देगा यहां पर ब्लड वेसल्स प्लस आपको यहाँ पे नर्व फाइबर दिखाई देंगे। आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर ब्लड वेसल्स दिखाई देंगे और इसके अलावा आपको यहाँ पर नर्व फाइबर देखने को मिलेंगे। किसके अंदर, इस पल्प कैविटी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर। यहां पर एक सीमेंटिंग सब्सटेंस होता है जो टिथ को बोन के साथ अटैच करके रखता है। उसे हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में सीमेंटिंग बोल देते हैं। उसे हम क्या बोल देते हैं, सीमेंट के नाम से बोल देते हैं। ये समझ में आ गया। तो कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे आपके मिल्क टिथ हैं, आपके कुछ समय पहले मिल्क टिथ गिरे होंगे, तो देखा होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपका टिथ लूज हो जाता है। लूज क्यों हो जाता है, क्योंकि सीमेंटिक मटेरियल जो होता है वो धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होना चालू हो जाता है, और जब ये पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाता है टिथ आपका बाहर निकल के आ जाता है। ठीक है। तो ये सीमेंटिक मटेरियल है जो हमारे टिथ को बोनी सॉकेट से चिपका के रखे हुए हैं। ओके। ये अंदर क्या है, पल्प कैविटी। जब आपके दांत गिरे होंगे मिल्क टिथ, तो देखा होगा दांत के अंदर की साइड में, उल्टी साइड में आपको एक रेड कलर का स्पोर्ट जैसा स्ट्रक्चर दिखता होगा दांत के अंदर। वो क्या है हमारा, ये पल्प कैविटी। ठीक है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे टिथ का है। तो स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। स्ट्रक्चर में जो भी कुछ एडिशनल पॉइंट आपको बताने थे वो सब मैंने बता दिए। अब हमारे टिथ का सबसे बड़ा एनिमी होता है शुगर सॉल्यूशन। शुगर की वजह से क्या होता है कि टिथ जो होते हैं उसमें डेंटल कैरीज होना चालू हो जाते हैं, दांत सड़ना चालू हो जाते हैं। ये डेंटल कैरीज होती हैं, ये सेंटर से यहां से बढ़ना चालू होती हैं। कई बार आपने देखा होगा रेड ब्लैक स्पॉट टिथ के अंदर दिखना चालू हो जाते हैं। धीरे धीरे ये कैरीज जो होती हैं ये बढ़ना चालू करती हैं और ये पल्प कैविटी तक पहुंच जाती हैं। तब हमारे टिथ में दर्द होना चालू हो जाता है, सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है। जनरली डेंटिस्ट क्या करता है, ये सेंसिटिविटी क्यों आ रही है हमारे टिथ के अंदर, ये हमारे नर्व फाइबर की वजह से आ रही है। तो कई बार डेंटिस्ट क्या करता है कि रूट कैनाल में इस नर्व को कट कर देता है, जिससे उस पर्टिकुलर टिथ से रिलेटेड जो सेंसिटिविटी है वो खत्म हो जाती है। फिर हमें उसमें पेन की फीलिंग नहीं होती है या पानी ठंडा गर्म नहीं महसूस होता है। तो आई होप दैट टिथ के बारे में जो मैंने डिस्कस किया वो स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग वो आपको समझ में आया होगा।
यदि किसी तरह का कोई भी डाउट्स है तिथ के रिगार्डिंग तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे ओरल कैविटी में, वो है टंग। ये तो क्लियर है ना? थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम टंग के बारे में डिस्कस करेंगे, पर उसके पहले कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स रिगार्डिंग विद टिथ पेंडिंग रह गए थे, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। टिथ के बारे में कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस नहीं कर पाए थे, जैसे कि विजडम टिथ। विजडम टिथ क्या होता है? हिंदी में इसको हम बोलते हैं अक्ल दाढ़। तो ये अक्ल दाढ़ क्या होती है, विजडम टिथ क्या होता है? तो स्टूडेंट 19 से लेकर 23 से 24 ईयर के बीच में ये टिथ हमारी बॉडी में, माउथ में ग्रो होते हैं। एक्चुअली विजडम टिथ का मतलब है थर्ड मोलार टिथ। अब थर्ड मोलार टिथ कितने होंगे? देखो, एक साइड की यदि डेंटल आर को रिप्रेजेंट करें तो इसमें थर्ड मोलार टिथ ये वाला हो गया, एक इधर होगा तो एक इधर भी होगा, दो नीचे हो गए मोलार टिथ, दो मोलार टिथ ऊपर हो गए थर्ड मोलार टिथ। तो इस तरह से टोटल विजडम टिथ का जो नंबर होता है वो कितना होता है? 4। ये फुली फंक्शनल नहीं होते हैं, पूरी तरह से ग्रोथ नहीं करते हैं, और इसीलिए इन्हें हम वेस्टिजियल ऑर्गन के अंदर इंक्लूड करते हैं। देखिए, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर से हमारा मतलब उन स्ट्रक्चर से है जो पहले ह्यूमन बीइंग के कभी काम में आया करते थे, पर अब आजकल इनका यूज नहीं होता है। तो विजडम टिथ भी इसी तरह के टिथ के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। अब नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है डायस्टेमा। तो डायस्टेमा को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज मीन ऑफ द डायस्टेमा? डायस्टेमा का मतलब क्या है? अब सपोज दैट हमारे टिथ हैं, तो टिथ के बीच में यदि कोई गैप प्रेजेंट है तो उसे हम डायस्टेमा के नाम से जानेंगे। अब जैसे मान लो सपोज दैट ये हमारे कैनाइन टिथ, यदि हम कैनाइन या सॉरी इंसाइजर टिथ, इंसाइजर के बाद कैनाइन, कैनाइन के बाद प्रीमोलार, प्रीमोलार होते हैं 2, फिर उसके बाद मोलार, मोलार होते हैं 3। तो स्टूडेंट ये एक साइड का डेंटल आर्क है। यदि हम फुली हर्बीवोरस एनिमल्स की बात करें तो फुली हर्बीवोरस एनिमल में क्या होगा कि कैनाइन टिथ की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये तो रेयरिंग के लिए यूज होता है, चीरने फाड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। उन्हें इस तरीके से कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो उनमें बेसिकली ये कैनाइन जो टिथ है, ये जो कैनाइन टिथ है, ये कैनाइन टिथ जो है अब्सेंट होगा। ये टिथ क्या होता है? अब्सेंट होगा। अब ये टिथ अब्सेंट होगा तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे एक कैविटी हो गया, मतलब एक स्पेस हो गया। डेंटेशन में आपको क्या दिखाई देगा? एक खाली जगह दिखाई देगी, स्पेस दिखाई देगा। तो उसी स्पेस को हम किस नाम से जानते हैं? डायस्टेमा के नाम से जानते हैं। ये क्लियर हो गया? समझ में आ गया आपको? अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो टर्म है वो है हमारा डेंटल कस्प, CUSP, कस्प। ये डेंटल कस्प क्या होते हैं? देखें, हमारे प्री मोलार और मोलार टिथ को लेकर बात करें, यदि हम फ्रंट से, सामने से इनको देखें तो सपोज दैट ये मोलार टिथ, यदि इसे हम ऊपर की साइड से देखते हैं तो ये टिथ कुछ ऐसा दिखाई देगा।
तो देखिए ना बीच में आपको कुछ ऐसे डिप्रेशन से दिख रहे, गड्ढे गड्ढे से दिख रहे हैं, और कॉर्नर पे आपको थोड़ा ये ऊपर उठा हुआ, थोड़ा सा ज्यादा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो ये जो आउटर जो आउटग्रोथ दिखाई देती है प्रीमोलार और मोलार टिथ में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कस्प के नाम से जानते हैं। तो अपर जो आपको आउटग्रोथ दिखाई देती है, इसी को हम किसके नाम से जानते हैं, कस्प के नाम से। अब ये आउटर साइड में ऐसा ऊपर से उठ गया ना, बीच में क्या हो गया, कस्प डेवलप हो गए। अब इन कस्प, अब देखिए सॉरी गड्ढे डेवलप हो गए, तो इसकी वजह से क्या होगा कि मेस्टिकेशन प्रॉपर होगा। अरे हमारे प्रीमोलार और मोलार टीथ का यूज क्या है, खाने को चबाने के लिए तो होता है ना। दीज टीथ आर यूज फॉर द च्यूइंग ऑफ द फूड मटेरियल। सो डेंटल कस्प मीन्स these are the outer outgrowth of teeth. These are occur only in the premolar and molar teeth. These the specific type of the structure that helps in the mastication. Now we discuss about the bododont teeth. If the premolar molar की margin ऐसी rounded होती हैं, तो इस तरह के teeth को हम क्या बोलते हैं, duodentate teeth के नाम से जानते हैं। ये teeth आपको ह्यूमन में और बंदरों के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो उनमें आपको इस तरह के टीथ देखने को मिलते हैं, ड्यूनोडोंट टीथ देखने को मिलते हैं। ये कहाँ देखने को मिलते हैं, ह्यूमन में देखने को मिलते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एलिफेंट टस्क। तो एलिफेंट टस्क तो आपने देखे होंगे, इनको हाथी दांत बोलते हैं। जैसे मान लो ये एलिफेंट का माउथ है, तो आपने इस तरह के टीथ देखे होंगे, इस तरह के टीथ आपने एलिफेंट में देखे होंगे। तो इन टीथ को ही हम क्या बोलते हैं, टस्क के नाम से जानते हैं। और यह इंसाइजर का मॉडिफिकेशन है। ये टस्क किसका मॉडिफिकेशन होते हैं स्टूडेंट, ये इंसाइजर टीथ का मॉडिफिकेशन होते हैं हाथी के अंदर, जो लगातार बढ़ते रहते हैं, कंटिन्यूस ग्रो करते रहते हैं। उन्हें कट कर दिया जाए तो फिर वो थोड़े से बढ़ जाएंगे बाद में, ठीक है। ये टस्क जो होते हैं, यदि हम एशियाटिक एलिफेंट को लेकर बात करें तो उसमें ये टस्क मेल में देखने को मिलते हैं, फीमेल में देखने को नहीं मिलते हैं। और अफ्रीकन एलिफेंट में मेल और फीमेल दोनों में ये टस्क देखने को मिलते हैं। तो ये जो एलिफेंट टस्क है, जिन्हें हम हिंदी में हाथी दांत के नाम से जानते हैं, तो इनका यूज जो है कई ढेर सारे स्कल्पचर बनाने के लिए, ढेर सारे सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, गहने बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। और पुराने जमाने में इसीलिए कई ढेर सारे हाथियों का शिकार भी किया गया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको एलिफेंट टस्क क्या होते हैं, समझ में आ गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे हमारी टंग के बारे में। नाउ वी डिस्कस अबाउट टंग। तो टंग भी तो ह्यूमन माउथ ओरल कैविटी में देखने को मिलती है ना। तो टंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ ओरल कैविटी। बिना टंग के तो मेस्टिकेशन पॉसिबल है ही नहीं। तो अब हम इसके बाद बात करेंगे टंग। Now we discuss about tongue. Hello students, now we discuss about the tongue. In biology, the tongue is also known as the lingua. टंग को हम लिंगवा के नाम से भी जानते हैं। तो टंग किस तरह का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, जरा देखिए टंग को। सपोज दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टंग। तो टंग कैसा है, टंग इज अ वॉलेंट्री। हम अपनी इच्छा के अनुसार टंग को मूव आउट करा सकते हैं ना। एक्चुअली हमारी टंग में दोनों तरह की मसल्स होती हैं, वॉलेंट्री मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करती हैं, और इनवॉलेंट्री मसल्स जो होती हैं वो हमारी इच्छा के अनुसार, हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती हैं।
ठीक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपको टंग में देखने को मिलता है। ठीक, तो टंग इज अ वॉलेंट्री मस्क्यूलर एंड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। तो आपकी जो टंग है वो कैसा है, एक वॉलेंट्री है, मस्क्यूलर और ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, जो कहां देखने को मिलेगा, आपकी इस ओरल कैविटी की फ्लोर में नीचे की साइड में आपको देखने को ये मिलेगा। ठीक है, तो टंग इज अ वॉलेंट्री मस्क्यूलर एंड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर विच ऑक्यूपाई द फ्लोर ऑफ द माउथ। कहां देखने को मिलता है, इट ऑक्यूपाई द फ्लोर ऑफ द माउथ। अब उसके बाद जैसे हम टंग को ओपन करके ऊपर की साइड में करते हैं, तो यदि आप टंग को ऊपर की साइड में करेंगे तो एक नीचे की साइड से एक स्ट्रक्चर हमारे ओरल कैविटी की फ्लोर से टंग से चिपका हुआ दिखाई देगा। सपोर्ट है, आपने टंग को जैसे सपोर्ट है कि ऊपर किया, इस तरह से आपने ऊपर किया टंग को, तो आप देखेंगे कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इससे टंग हमारी जो है नीचे अटैच है। ठीक है ना, तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम जो है फ्रेनुलम के नाम से जानते हैं। तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्रेनुलम। तो इसे हम क्या बोलेंगे, हमें बोलेंगे कि आवर टंग अटैच टू द फ्लोर ऑफ द माउथ बाय अ फोल्ड इज नोन एज द frenulum. Tongue attached with fold of skin, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम। विथ फ्लोर ऑफ माउथ। तो हमारी टंग जो है, जैसे हम इसको ऊपर करते हैं तो एक फ्लोर और माउथ, एक स्किन के फोल्ड से ये नीचे की साइड में आपको अटैच दिखाई देती है। इसे हम फ्रेनुलम के नाम से जानते हैं। अब टंग का हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको यहां पर एक इनवर्ट वी लाइक स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा, जो हमारी टंग को दो पार्ट में डिवाइडेड करता है। और इससे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सल्कस टर्मिनेलिस। तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, इसे हम बोलेंगे सल्कस टर्मिनेलिस। तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सर्कस टर्मिनलिस। अब इसके ऊपर का जो आगे का जो पोर्शन है, तो इस आगे का ये पोर्शन है, तो टंग का ये वाला जो पोर्शन है टंग का, इसे हम ओरल पार्ट बोलते हैं। तो दिस पार्ट इज नोन एज ओरल पार्ट। तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसे हम बोलेंगे ओरल पार्ट। और इसके जो पीछे वाला पोर्शन है टंग का जो पीछे वाला पोर्शन है, इसे हम बोलते हैं फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग। फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग। तो हमारी टंग को सर्कस टर्मिनेलिस नामक जो पोर्शन है, उसने दो पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन सा, एक तो फेरेंजियल पार्ट ऑफ द टंग और दूसरा ओरल पार्ट ऑफ द टंग। अब इस फेरेंजियल पार्ट ऑफ द टंग में आपको छोटे 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 ऐसी आउटग्रोथ से स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ये एक्चुअली क्या होते हैं, दीज आर द लिम्फेटिक ग्लैंड्स। दीज आर लिम्फेटिक ग्लैंड्स। और ये आगे वाला जो पोर्शन है,
जिससे कि हमने क्या बोला, जिससे कि हमने ओरल पार्ट बोला, और इस ओरल पार्ट में आपको ढेर सारे रफ स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। यदि आप अपनी टंग को ऐसे बाहर निकाल के देखते हो तो छोटी 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 बारीक बारीक आपको आउटग्रोथ पूरी टंग के ऊपर दिखाई देते हैं। इन्हें अपन क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं पैपिली। तो आपको इस पूरी की पूरी इंटायर टंग पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, तो टंग का जो आगे वाला पोर्शन होता है इस पे आपको छोटे छोटे रफ आउटग्रोथ दिखाई देंगे। जैसे आप सपोज दैट यदि हम जैक फ्रूट को देखते हैं ना, तो जैक फ्रूट पे जैसे छोटी छोटी आउटग्रोथ निकली हुई रहती हैं, उस तरह की आउटग्रोथ हमारी टंग पे भी निकली हुई रहती है। ह्यूमन में बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होती। कैटल्स में आपने देखा होगा टंग, कैटल्स कई बार गाय भैंस को आपने इस तरह से जीभ से टंग से सक करते हुए देखा होगा आपकी बॉडी को, तो छोटे छोटे कांटे कांटे से स्ट्रक्चर आपको फील होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, हमारे पैपिली। और इन पैपिली में प्रेजेंट होती हैं टेस्ट बर्ड्स। क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें आपको देखने को मिलेंगे, इसके अंदर टेस्ट बर्ड दिखाई देते हैं। अब ये टेस्ट बर्ड क्या है, तो टेस्ट बर्ड स्टूडेंट सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं जो एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं, और ये कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। मतलब कि जो टेस्ट की इंफॉर्मेशन है उसे परसीव कौन करता है, उसे परसीव करने का काम टेस्ट बर्ड का होता है। ठीक है, तो उसे परसीव करने का काम किसका है, टेस्ट बर्ड। मतलब जो भी खाना आप खा रहे हो उसमें जो भी केमिकल सब्सटेंस है उसका परसेप्शन का होना है, टेस्ट बर्ड पे होना है। और ये टेस्ट बर्ड से इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन को जाएगी, ब्रेन उसको परसीव करेगा। और टेस्ट बर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हमारी टंग पर यूनिफॉर्म नहीं होता है। टेस्ट बर्ड हमारी टंग पे बेसिकली 4 टाइप की देखने को मिलती है। वो कौन कौन सी होती है उसे हम देख लेते हैं। जैसे यदि हम टंग की टिप की बात करें, तो हमारी टंग का जो ये टिप है, टिप ऑफ टंग की बात करें, मतलब ये वाला पोर्शन, यहां पे आपको कौन से टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड देखने को मिलेंगे, स्वीट टेस्ट के लिए आपको टेस्ट बर्ड देखने को मिलेंगे। और उसके बाद साइड्स में देखें, टंग की साइड्स में आपको सोर टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो जो खट्टा स्वाद होता है, जो सोर टेस्ट होता है, उसके टेस्ट बर्ड आपको साइड्स में देखने को मिलते हैं। तो ये जो टेस्ट बर्ड किसके लिए हैं, सोर टेस्ट के लिए है। उसके बाद हम टिप और सेंट्रल पोर्शन में देखें, यहां पे जो टेस्ट बर्ड देखने को मिलेंगे, ठीक है, टिप एंड जो मिडिल पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे, वो सॉल्टी टेस्ट के लिए होते हैं। यहां पे आपको सॉल्ट का जो टेस्ट होता है वो परसेप्शन होता है, जो नमकीन स्वाद होता है, जैसे आप फरसान खा रहे हो, आपको उसका जो टेस्ट होगा वो आपको कहां देखने को मिलेगा, इस रीजन पे देखने को मिलेगा। अब उसके बाद ये हमारे पीछे की साइड में जो टेस्ट बर्ड होते हैं, ये बिटर टेस्ट के लिए होते हैं।
तो बेस ऑफ द टंग की बात करें तो यहां पर टेस्ट किसका है, बिटर टेस्ट के लिए आपको टेस्ट बड देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो टेस्ट बड कहां कहां किस किस तरह के होते हैं वो समझ में आया। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि मिर्ची का स्वाद कैसा होता है, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ द चिली। तो यू मस्ट रिमेंबर आवर टंग कैन नॉट परसीव द टेस्ट ऑफ द चिली। हमारी टंग जो है चिली का जो टेस्ट परसीव नहीं कर सकती है, बट चिली में जो केमिकल होते हैं जब हम उन्हें खाते हैं तो हमारी टंग के जो बर्निंग जो रिसेप्टर्स हैं, मतलब कि जो पेन रिसेप्टर्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और बर्निंग सेंसेशन टंग में फील होता है। तो उसकी वजह से जो है चिली का जो टेस्ट है वो हमें परसीव होता है। तो परसीव जो टेस्ट हो रहा है, मतलब मिर्ची का जो स्वाद हमें महसूस हो रहा है, वो टेस्ट बड से नहीं हो रहा। जब हम मिर्ची खाते हैं तो हमारी टंग पे जो है क्या है, हमारी टंग पे हमारे जो बर्निंग सेंसेशन है वो एक्टिव हो गया, वो चालू हो गया, और उसकी वजह से हमें चिली की फीलिंग जो होती है, मिर्ची की जो फीलिंग होती है, वो हमें देखने को मिलती है। टंग हमारी माउथ का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नाउ इफ वी डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ टंग, यदि हम टंग के फंक्शन को लेकर डिस्कस करते हैं तो इस फंक्शन में हम क्या देखेंगे कि देखो टंग जो होता है इट्स हेल्प इन द मेस्टिकेशन ऑफ फूड। हम खाना जो चबाते हैं वो किसकी वजह से पॉसिबल है, टंग की वजह से पॉसिबल है। तो इफ वी डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ टंग, तो नंबर 1 हेल्प इन मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन या च्यूइंग एक ही बात है, इंग्लिश में थोड़ा सा ये ज्यादा बायोलॉजिकल वर्ड दिखाई देता है हमें, मेस्टिकेशन। तो टंग जो होती है वो मेस्टिकेशन में हमारी हेल्प करती है, मतलब टंग के बिना हम मेस्टिकेट नहीं कर पाएंगे। ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन हेल्प इन स्पीक। टंग के बिना स्पीच देना पॉसिबल नहीं है, बोलना पॉसिबल नहीं है। जब भी हम बोलते हैं तो हमारी टंग में मूवमेंट होता है, तब जाके हम वर्ड प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो बिना टंग के जो है हम बोल नहीं सकते। इसके बाद डिग्लूटेशन या इंजेशन हेल्प इन डिग्लूटेशन, या फिर इट्स ए साइंटिफिक वर्ड डिग्लूटेशन। डिग्लूटेशन है तो सॉलोविंग, खाने को निगलना, सॉलोविंग। तो ये भी बिना टंग के पॉसिबल नहीं है। हम जब भी खाना मेस्टिकेट करते हैं तो टंग क्या करती है, छोटे 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 राउंडेड ऐसे बॉल्स बनाती है, गोल गोल ऐसे खाना चबाने के बाद जो है राउंडेड स्ट्रक्चर्स बनाती है, जिन्हें कि हम सॉलोविंग करते हैं। तो टंग के बिना तो सॉलोविंग पॉसिबल ही नहीं है, इसके बिना बोलना संभव नहीं है, और इसके बिना जो है मेस्टिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द टंग। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप डेट ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आप ऐसा कर सकते हो, किचन में जाकर अलग अलग जो है सब्सटेंस को टंग पे अलग अलग जगह रखकर टेस्ट कर सकते हो, कहाँ टेस्ट बड ज्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं। या फिर आप विदाउट हेल्प ऑफ द टंग मेस्टिकेशन करके देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल। बोल के देखिए बिना टंग की हेल्प के, इट इज नॉट पॉसिबल। डिग्लूटेट खाने को निकल कर देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।